Our today's phenomena is beats. Waves में beats का मीनिंग क्या होता है? Beats means a loud intermittent sound. एक loud sound जो हमको थोड़े थोड़े पीरियड में बार बार आता है, that is beats. ये loud sound क्यों आता है? ये हमको पढ़ना है. Loud sound क्या होता है? ये मैं अभी आपको एक फिल्म दिखाऊंगा छोटी सी, उसमें आपको सुनाई पड़ेगा. लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में, नेचर में ये बीट्स हमको बहुत सुनाई पड़ती हैं. जैसे एक कंटिन्यूअस आवाज चलती है गूं, और बीच में ये आवाज ऊंची हो जाती है, जैसे गूं, इस तरह से ये बीच में बीट्स आती हैं. तो ये होती है बीट्स, जो कि एक फिक्स पीरियड के बाद लाउड एम्पलीट्यूड, ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला साउंड होता है. ये बीट्स साउंड में भी हो सकती हैं, किसी भी तरह की वेव्स में हो सकती हैं. तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड या ज्यादा एनर्जी या ज्यादा डिस्टरबेंस वाले एक फिक्स पीरियड के बाद क्यों आते हैं, किस तरह से ये बीट्स बनती हैं, इसे देखिए. हमारे पास इस बीट्स को बनाने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो कंडीशन है that there should be two waves traveling in the same medium in opposite direction. So the direction should be opposite. And what about their frequency? The answer is there should be small difference in their frequency. Small difference means how much? Normally we have observed that this difference should be 2, 3, 4, 5, like that. Then only we hear this beats. More than that we cannot hear. We will come to the reason. First, let us see how the beats are formed. There are two waves in the same medium. If they are in the same medium, then one thing is confirmed, that they will travel same distance. फिर से याद रखिए, same medium means same distance, but their frequency is different. One starts from here and it has certain frequency. Let us say we will make it here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Its frequency is 6 and its wavelength will be something velocity upon 6. This. Now we have another wave going in the same direction. Okay. Now this has got a frequency which is slightly less than 6. So if the frequency is less, the wavelength will be more, and that will be like this. 1, 2, 1, 2, 3, 4, and there are 4. Now both the waves are going in the same medium. There will be superposition, and when there is superposition, what will happen? When there is, at a given time, there is a crest on the crest, we get double the crest, and this will be like this. Now this wavelength is larger. ये wavelength थोड़ा बड़ी है. क्यों है बड़ी? क्योंकि इसकी frequency कम है, और wavelength क्या होती है? Velocity upon frequency. अगर इसकी frequency छोटी है तो इसकी wavelength बड़ी होगी. अगर इसकी वेवलेंथ बड़ी है तो इसका क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस ज्यादा होगा. उससे क्या होगा? इसके एक बाद ये अगला क्रेस्ट आएगा, इसके एक बाद जो अगला क्रेस्ट आएगा वो ज्यादा दूर रहेगा, ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा. उससे क्या होगा कि अगर ये क्रेस्ट इस क्रेस्ट के नीचे आता है तो ये वाला क्रेस्ट इसके नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा. इसके बाद का दूसरा क्रेस्ट थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, तीसरा थोड़ा सा और आगे चला जाएगा,
इस तरह से ये क्रेस्ट और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्रेस्ट इसके ट्रफ के नीचे आ जाएगा, या इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट के नीचे आ जाएगा, एंड दैट यू विल फाइंड समवेयर इट कम्स लाइक यहां पर अगर क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट है तो यहां पर आप देखेंगे कि ट्रफ के नीचे ये क्रेस्ट आ गया। अगर ट्रफ के नीचे क्रेस्ट आया है और दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो सुपरपोजिशन होने से उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। अब ये क्रेस्ट और आगे आगे बढ़ता है। अभी ये किसके नीचे आया था, ट्रफ के नीचे आ गया था। जब ये और आगे बढ़ेगा तो हम देखते हैं कि फिर से एक बार क्रेस्ट के नीचे आ जाता है। ये क्रेस्ट ट्रफ के नीचे, और फिर ये आप देखिए ट्रफ के नीचे ट्रफ आया, क्रेस्ट के नीचे आ जाएगा। तो यहां पर फिर से हमको एक हाई एम्पलीट्यूड मिलेगा, और यहां पर बीच में क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आया है, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद फिर से ये बढ़ेगा एंड दिस विल अगेन बिकम वेरी लार्ज। इस तरह से ये हमको सुनाई पड़ता है। यहां पर जहां एम्पलीट्यूड डबल है, एक लाउड साउंड सुनाई पड़ेगा। क्यों? Intensity of the sound is proportional to square of the amplitude। यहां पर आप देखते हैं ये दोनों क्रेस्ट पे क्रेस्ट है, एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। न्यू इंटेंसिटी विल बी इंटेंसिटी ऑफ बीट, दिस विल बी 4/8 स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आया है, ट्रफ के नीचे क्रेस्ट आया है, दे कैंसिल ईच अदर। तो यहां पर साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से हम देखते हैं ट्रफ के नीचे ट्रफ और क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ गया। ऐसे इस तरह से ये ड्राइंग को थोड़ा सा ठीक से बनाएंगे तो क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, जो कि ये क्रेस्ट आगे बढ़ते जाता है, एक बार क्रेस्ट के नीचे आएगा, फिर एक बार ट्रफ के नीचे आएगा, फिर एक बार क्रेस्ट के नीचे आएगा, फिर एक बार ट्रफ के नीचे आएगा। तो जब क्रेस्ट के नीचे आएगा तब तक तो पॉजिटिव सुपरपोजिशन होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, और जब ये ट्रफ के नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। इस तरह से इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होंगे और ये ऐसा बनेगा। इसमें हमको यहां एक बार लाउड साउंड सुनाई पड़ेगा, फिर स्लो साउंड सुनाई पड़ेगा, फिर एक बार लाउड साउंड सुनाई पड़ेगा। इस तरह से ये अगर 2 वेव लगातार चलती हैं तो हमको ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई पड़ती है, कम सुनाई पड़ती है। ये फ्रीक्वेंसी भी कम सुनाई पड़ती है। ज्यादा जोर से आवाज तब आती है ये वाली, और ये कितनी बार आती है, 2 बार। ये 2 बार क्यों आती है? क्योंकि इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी में 2 का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस 3 बार होगा तो 3 बार आएगी, 4 डिफरेंस होगा तो 4 टाइम्स आएगी, क्योंकि 1 सेकंड में 4 बार इसके क्रेस्ट के नीचे आएगी। इसको हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग बनाकर देख सकते हैं। यदि मैं इसे आप बना दूं 1 2 3 4 5 6, और अब मैं इसे नजदीक बनाता हूं। देखिए, आई मेक इट 8 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8। तो क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आएगा, उसके बाद ये आगे बढ़ा और यहां पर देखिए क्रेस्ट के नीचे ये क्रेस्ट और ट्रफ एक लाइन में आ गए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर फिर देखिए क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ गया है, और फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए यहां क्रेस्ट है और यहां ट्रफ है,
क्रेस्ट के नीचे तरफ, तो यहां पर कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव, यहां पे डिस्ट्रक्टिव, यहां पे फिर से कंस्ट्रक्टिव, फिर यहां से डिस्ट्रक्टिव और यहां पर फिर से कंस्ट्रक्टिव और फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टिव। इस तरह से हमको यहां पर वेव्स जो मिलती हैं वो वेव्स हमको इस तरह से मिलेंगी, ये डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव और फिर कंस्ट्रक्टिव। ये हमको यहां पर इस तरह से वेव्स मिलने वाले हैं। ओके, और ये आधा और ये पूरा, इस तरह से दो बीट्स हमको फुल सुनाई पड़ती हैं क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस 2 का। तो ये है बीट। तो बीट हमको कितनी बार सुनाई पड़ती है, जितनी बार बीट सुनाई पड़ती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स किसके बराबर होता है, दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होता है। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो ये जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, ये हमारे बहुत काम में आता है और इसी को लेकर ही हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये बीट्स की हमको जरूरत कहां पड़ती है। सो वेयर डू वी नीड और यूटिलिटी, द बीट्स आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नोट करिए, when a musical instrument is tuned with help of a tuning fork, ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है। इस ट्यूनिंग फोर्क में वाइब्रेशंस होते हैं, दो नोट, ये एंटी नोट इस तरह से बनते हैं, तो ये वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड और वो यहाँ पर लिखी रहती है। हमको अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार हो, गिटार हो, कुछ भी हो, इसके साथ ट्यून करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, टेंशन को चेंज करके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2L√3/n। ये टेंशन टाइट करते हैं, हम सितार की तार को टाइट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ऐसे धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। हम इस फ्रीक्वेंसी के, गिवन फ्रीक्वेंसी के पास पहुंच रहे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा। जैसे ही हम इसके आसपास पहुंचेंगे हमको लाउड साउंड सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा, बीट्स सुनाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। दैट इज एन इंडिकेशन दैट वी आर वेरी क्लोज टू द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये बीट्स हमको हेल्प करती हैं। अगर हमको इसकी फ्रीक्वेंसी 276 चाहिए तो जैसे ही हम 271 पे पहुंचेंगे, बढ़ाते बढ़ाते हमको बीट्स मिलेंगे। अगर हम कम करते हुए आ रहे हैं तो 281 तक जब हम पहुंचेंगे, 281 के नीचे आने लगेंगे तो हमको बीट्स मिलेंगे। 281 पहुंचेंगे हमको 5 बीट्स पर सेकंड सुनाई पड़ेगी। हमने थोड़ा सा उसको और लूज किया और 279 कर दिया, अब हमको 3 बीट सुनाई पड़ेगी। फिर और हमने कम किया 276, 277 आएगा 1 बीट पर सेकेंड, वेरी क्लोज 276 आएगा, दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा, नो बीट्स और हमको हाई साउंड कंटिन्यूअस सुनाई पड़ेगा। दैट मीन्स उनकी ट्यूनिंग हो गई। इस तरह से बीट्स हमको ट्यूनिंग में हेल्प देती हैं। बीट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, व्हाई वी कैन नॉट हियर बीट्स नंबर मोर देन 5, 5 से ज्यादा बीट्स हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ती। दूसरा, व्हाई द नंबर ऑफ बीट्स आर केप्ट सो स्मॉल। तो इसके लिए आपको याद रखना है, देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक इन आवर ईयर, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज रिटेंशन ऑफ साउंड। Retention of sound. What is this retention of sound? Whenever we hear some sound, it is retained in our brain for a period of 0.1 second.
0.1 सेकंड तक ये साउंड हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। अगर इसी बीच कोई दूसरा साउंड आ जाएगा तो हमको वो अलग से सुनाई नहीं पड़ेगा, हम काउंट नहीं कर सकेंगे। हम क्या बोलेंगे, पहला वाला साउंड ही कंटिन्यू हो रहा है। जैसे एक साउंड देखिए और मैं बोलूंगा कि काउंट करिए मैंने कितनी उंगलियां बजाई हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। और अगर मैं इस तरह से करूंगा तो आप काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक साउंड के बाद मैं आपको साइलेंट देता हूं। साउंड साइलेंट, साउंड साइलेंट, साउंड साइलेंट, you can count 3. But if I make it like this, you cannot count. क्यों? तो इसका आंसर है कि जो हमारी सुनने की प्रोसेस है, एक बार हमको साउंड मिलेगा 0.1 सेकंड तक हमारे कान में गूंजता रहेगा। उसके बाद दूसरे साउंड के पहले यहां पर हमको साइलेंट पीरियड चाहिए, साइलेंट, और फिर दूसरा साउंड आना चाहिए 0.1 सेकंड, फिर साइलेंट, फिर 0.1 सेकंड। अगर ये बीच में साइलेंट नहीं आएगा तो हम दूसरा साउंड नहीं सुन सकते। अगर साइलेंट नहीं आएगा तो हमें क्या लगेगा कि यहां से ये दूसरा साउंड है, तो ये साउंड तो भी खत्म नहीं हुआ, ये एक साउंड यहां पर है, एक साउंड यहां पर है, लेकिन ये साउंड इतनी दूर तक, इतनी देर तक गूंजता रहता है, तब तक दूसरा साउंड शुरू हो जाता है। तो यहां से हमने एक साउंड शुरू किया, यहां से एक साउंड शुरू किया, ये अभी खत्म नहीं हुआ था, दूसरा स्टार्ट हो गया, तो हमको क्या लगता है लगातार साउंड आ रहा है। तो अगर हम साउंड को अलग अलग काउंट करना चाहते हैं, सो वी हैव टू गिव देम ए साइलेंट पीरियड। अब अगर 0.1 सेकंड तक साउंड गूंजता है, फिर 0.1 सेकंड तक साइलेंट रहता है, तो 0.2 सेकंड हमें चाहिए एक साउंड को काउंट करने के लिए। तब हमें पता लगेगा कि वो अकेला साउंड है। उसके बाद दूसरे साउंड के लिए फिर से 0.1 सेकंड का साउंड, 0.1 सेकंड साइलेंट। इस तरह से हर 0.2 सेकंड में हम एक सिलेबल सुन सकते हैं, तभी हम काउंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसका ये मतलब है कि एक सेकंड में हम 5 सिलेबल सुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 5 सिलेबल्स। अगर इससे ज्यादा होंगे तो एक एक साउंड को 0.1 से कम टाइम मिलेगा और हमको सारे साउंड कंटिन्यूअस एक के बाद एक लगेंगे। तो उससे क्या होगा, हम साउंड को काउंट नहीं कर सकेंगे। दैट मीन्स हम बीट्स को काउंट नहीं कर सकेंगे। तो अगर हमको बीट्स को काउंट करना है तो कम से कम कितना टाइम देना चाहिए? तो आंसर है उसके साउंड को 0.1 सेकंड, उसके बाद उसके साइलेंट को 0.1 सेकंड। सो 0.2 सेकंड टाइम देने से हम 1 बीट काउंट कर सकते हैं। तो एक सेकंड में हम 5 बीट्स काउंट कर सकते हैं, और उससे ज्यादा बीट्स होगी तो काउंट नहीं कर सकते। सो ऐसा नहीं है कि बीट्स बनती नहीं है। अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी 280 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 260 है, तो इसमें 20 बीट्स बनती हैं। बीट्स तो बनती हैं, हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कान का रिटेंशन है, तो हम उसे काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सिर्फ कितने तक काउंट कर सकते हैं? up to 5. So therefore we keep the number of beats which can be counted up to 5 only and not more than that. Okay, then so these are the two things which are important, how the beats are formed and what are the number of beats. और अब आप देखिए एक एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूं, उसमें आप देखेंगे कि बीट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव फॉर्मूला फॉर द बीट्स वेव्स। एक मीडियम में 2 सोर्स अपने अपने डिस्टरबेंस, अपनी अपनी वेव्स को भेज रहे हैं, और ये रेड पॉइंट, ये वो वाला पॉइंट है जहां दोनों वेव्स इकट्ठी पहुंचती हैं, और यहां पर हम सुन रहे हैं कि हमें साउंड कैसा सुनाई पड़ता है।
ये एक वेव से और ये दूसरी वेव से। अभी दोनों के पीक अलग अलग हैं। अब आप देखेंगे एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं पीक। ये एक साथ बजेंगे, ये एक साथ बजे और फिर दोनों में गैप दूर हो गया। क्यों होने लगा गैप? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आउट ऑफ फेस हो गए। फिर नजदीक आ रहे हैं, एक का क्रेस्ट दूसरे पे आया और फिर आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, दोनों अलग अलग हो गए। फिर दोनों का क्रेस्ट अगले क्रेस्ट के पास पहुंचेगा और अब सुनिए एक साथ। और ये फिर आगे निकल गए। तो बीच बीच में ऐसा मौका आएगा जब वो एक साथ बजेंगे। ये होती हैं बीट्स। ओके, ये दोनों जब एक साथ चलते हैं तो ये इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखिए। अगर दोनों आउट ऑफ फेस हो जाते हैं, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ बनता है, तो उसका रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा? जीरो। ये अभी हो गया जीरो। लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने से क्या है कि ये एक दूसरे को थोड़ा सा मेकअप करता है, हर बार थोड़ा सा उससे फास्ट चलता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि दोनों इन स्टेप हो जाते हैं। इन स्टेप में सब देखिए दोनों एक साथ उठ रहे हैं और ये रिजल्टेंट ब्लू वाला देखिए, फुल ऑसिलेशन, फुल एम्पलीट्यूड आ गया क्योंकि ये दोनों एक साथ उठ रहे थे। तो जब दोनों वेव एक साथ कंप्रेशन पहुंचाती हैं तो कंप्रेशन डबल हो जाता है, और जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पहुंचते हैं जो कि अभी पहुंच रहे हैं, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। तब वहां पर बीट्स बनती हैं। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। यहां पर देखिए इसका पीक और इसका पीक दोनों एक ही टाइम लाइन में आते हैं, तो एम्पलीट्यूड यहां पर डबल हो गया। लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे तो देखेंगे इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट, ये दोनों एक ही टाइम पर पहुंचते हैं। इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ एक ही टाइम पर पहुंचते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। फिर यहां पर दोनों एक साथ पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस होने से क्या है? एक का टाइम पीरियड दूसरे के टाइम पीरियड से अलग है। एक अगर स्लो चलती है तो दूसरा उससे थोड़ी सी ज्यादा फास्ट चलती है। स्लो फास्ट नहीं, मैं ये कहूंगा दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। चूंकि मीडियम एक है इसलिए दोनों की स्पीड एक है, लेकिन वेवलेंथ छोटी बड़ी हो जाती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है। तो याद रखिए स्पीड एक है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है, इसलिए वेवलेंथ भी थोड़ी सी कम ज्यादा होती है। ये एक बार में कम वाइब्रेशन करती है और ये उससे दो वाइब्रेशन ज्यादा करती है। तो उससे क्या होगा? इसके वाइब्रेशन छोटे छोटे होंगे, इसके वाइब्रेशन बड़े बड़े होंगे। तो इसकी वेवलेंथ छोटी होती होती एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ के नीचे पहुंचेगा, दूसरी बार इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट पे आ जाएगा, फिर इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ पे आ जाएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन में हमको कभी डबल एम्पलीट्यूड मिलेगा, कभी एम्पलीट्यूड कैंसल आउट हो जाएगा। और ये जो हमको रिजल्टेंट मिलता है, इस रिजल्टेंट में हम देखते हैं यहां पर हमको इंटेंसिटी मिलेगी 4a², यहां इंटेंसिटी मिलेगी 4a² और यहां पे इंटेंसिटी मिलेगी 0। इस तरह से हमको बीट्स सुनाई पड़ती हैं जो कि लाउड साउंड की बीट्स होती हैं। ये इसका इक्वेशन है। इक्वेशन आई विल राइट सेपरेटली ऑन द बोर्ड। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार
एक्सपेरिमेंट है जो आपको बीट्स के बारे में बताता है। इसमें आप पहले साउंड सुनेंगे सिंगल सिंगल वेव का, और दोनों को जब हम इकट्ठा चलाएंगे तब आप सुनेंगे। तो पहले मैं साउंड ऑन करता हूं 440 हर्ट्ज का। साउंड सुनिए। अब 442 हर्ट्ज, 442 बहुत नजदीक होते हैं, दोनों में हमको कोई खास अंतर नहीं मालूम पड़ता। लेकिन अब दोनों सोर्स इकट्ठे ऑन कर देते हैं। अब सुनिएगा, ये जो आपने सुना, आपको सुनाई दिया लाउड साउंड, इंटरमिटेंट लाउड साउंड। दिस इंटरमिटेंट लाउड साउंड इज द बीट। यही बीट्स होती हैं जो इंटरमिटेंट लाउड साउंड होती हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। क्यों है 2 फ्रीक्वेंसी? क्योंकि एक की फ्रीक्वेंसी 440, एक की 442 है, दोनों का डिफरेंस 2 है। 2 बार ये ऊंचा बनेगा और 2 बार ऊंचा बन के ये 2 बार पीक बनता है 1 सेकेंड में, और इसलिए हमको इसकी फ्रीक्वेंसी 2 सुनाई पड़ती है। फिर से एक बार सुनिए, 440, 442, दोनों कंबाइंड, तो ये है बीट्स और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन। थैंक यू। दिस इज फॉर्मूला फॉर बीट्स। There is one wave having frequency omega 1, there is another wave having frequency omega 2. There is a small difference between omega 1 and omega 2. उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जब दोनों में सुपरपोजिशन होगा तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड होंगे, A will be common, cos omega 1 t plus cos omega 2 t। इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट किया और ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी लगा के हमने इसको बना लिया this one। Now this can be treated as one wave. Can be? Answer is yes. इसमें हम इसको मानेंगे मैग्नीट्यूड, और ये है हार्मोनिक टर्म। तो हार्मोनिक टर्म कौन सी थी? हार्मोनिक टर्म वो थी जो कि इसके अंदर ये वाली वेव बनती। ये इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। और ये जो ऊपर वाली बनती है जिसमें हमको हाई एम्पलीट्यूड सुनाई पड़ता है, कितना एम्पलीट्यूड? 2A। 2A एम्पलीट्यूड कब होगा? जब इसकी कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो एम्पलीट्यूड 2A हो जाएगा। 2A एम्पलीट्यूड होने से इसका साउंड हाई हो जाएगा, इंटेंसिटी विल बी 4A स्क्वायर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, डिफरेंस ऑफ दी फ्रीक्वेंसीज। और ये साउंड ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा, टाइम के अनुसार कम होते जाता है। वो यहां से पता लगा, यहां पर टाइम की टर्म है। सो दिस टाइम टर्म शोज that this 2A is going to decrease, क्योंकि ये cos की वैल्यू भी 1, 0, -1, 0, +1 ऐसे वैरी करती है। तो ये आ जाएगा 1, 0, -1, साइलेंट हो जाएगा, फिर से ये हाई हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगी। इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है। सो दिस पार्ट इज द एम्पलीट्यूड पार्ट। Amplitude, and this part is harmonic part, जो कि इसे ये इसको एक्सप्रेस करता है। So this is equation of the waves which make beats। और इनमें क्या अंतर है? ओमेगा 1, ओमेगा 2 दोनों हैं। अभी तक हम सुपरपोजिशन में जो चीज पढ़ रहे थे उसमें दोनों ओमेगा एक समान होते हैं, इनमें दोनों ओमेगा अलग अलग रहेंगे। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है
बीट्स के न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं? बीट्स के न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ two frequencies of the two waves which are intersecting each other, two waves which are superposing each other. इसमें आप देख रहे हैं तीन क्वांटिटीज हैं, इन तीन क्वांटिटीज में से कोई भी दो क्वांटिटी आपको दी रहेंगी, थर्ड क्वांटिटी आपको निकालनी है. इट इज वेरी प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो ये याद रखिए, बीट्स से हमेशा आपको थर्ड क्वांटिटी निकालने में हेल्प मिलती है. अब इसमें मैथमेटिक्स जनरली करके हम कुछ और चीजें बनाते हैं. एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इसके क्वेश्चंस में हम बीट की दो प्रोबेबल वैल्यूज लेते हैं. किस तरह से दो प्रोबेबल वैल्यूज लेते हैं? वो इस तरह से ली जाती है दो प्रोबेबल वैल्यूज कि ये इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है. व्हाट डज दैट मीन? देखिए किस तरह से न्यू1 की वैल्यू, ओके इसे मैं लेता हूं न्यू2. न्यू2 इज इक्वल टू न्यू1 प्लस माइनस न्यू बीट्स. ये इसको आपको प्लस माइनस लेना है. इसका ये मतलब है कि अगर ये दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है 300 और इन दोनों को चलाने से इनके बीच में 3 बीट्स हमको सुनाई पड़ती हैं. तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए. आपके पास इसके लिए दो ऑप्शन है. कौन से दो ऑप्शन है? एक प्लस का ऑप्शन है और एक माइनस का ऑप्शन है. ये मतलब है इसका कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 300 है, 300 तो ये कितना होगा? प्लस माइनस 3. सो देयर विल बी टू आंसर्स. इट मे बी 303, इट मे बी 297. तो आपको कैसे पता लगाना है कि 303 और 297 इन दोनों में से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये हमारा न्यूमेरिकल है. तो न्यूमेरिकल सुनिए. There are two tuning forks A and B. B has the frequency of 300 and when both are struck together there are beats, 3 beats per second. Then what is the frequency of A? तो हमने निकाल के बताया frequency of A should be either 303 or 297. पर ये तो एक आंसर नहीं हुआ. अब इसमें जो एक आंसर निकालना है उसका जो मेथड है ये हमारे एग्जाम में आता है. और ये मेथड है, इसमें हम दो तरह के मेथड यूज करते हैं. वन इज वैक्सिंग एंड अदर इज फाइलिंग. ये किस तरह से काम करते हैं? हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं. फ्रीक्वेंसी इज 1/2n रूट t अपॉन n. इसमें अगर हम मास को चेंज करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं? इसके ऊपर हमने एक ड्रॉप वैक्स की डाल दी. अगर ड्रॉप वैक्स की डाल दी तो इसका मास बढ़ जाएगा. मास बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. ये फ्रीक्वेंसी कम करने का तरीका. लेकिन उल्टा अगर हमने इसको थोड़ा सा फाइन कर दिया, फाइन करने से इसका मास कम हो गया. मास कम हो गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी. तो याद रखिए, वैक्स डालने से मास बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. फाइल करने से मास कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. दोनों रास्ते हमारे हाथ में हैं. और न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं? ये दो पॉसिबिलिटी है हमारे साथ. अब इसमें बीट्स 3 हैं. हमें ये बोला गया कि इस पर हमने वैक्स डाली. जब वैक्स डाली तो नंबर ऑफ बीट्स 2 हो गए. वैक्स डालने से नंबर ऑफ बीट्स 2 हो गए. अब हमने दूसरी बार सेटिंग की कि ओमेगा 2 को वैक्स डाल के फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है, तो अब कितना होना चाहिए? तो हमारा आंसर है 300 प्लस माइनस 2. सो दिस विल बी आइदर 302 और 298. अब हमने ये देखा
303 और 297, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट था। वैक्स हमने डाली, वैक्स के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन आए। अब आपको चॉइस करनी है और यही आपको बुद्धि लगानी है, तो सब ध्यान दीजिए। वैक्स लगाने से हमको एक चीज याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम। क्या होनी चाहिए, कम। 302 कम हुआ है कि 298 कम हुआ है, ये पक्का कम होनी चाहिए। देखिए 298 297 से ज्यादा है और 302 303 से कम हुआ है। और वैक्स डालने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। तो हमने देखा कि वैक्स डालने से 302 फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी कम हुई है। तो इन दोनों में से कौन सी सही होनी चाहिए? फिर से, अगर ये सही है तो कम होनी चाहिए, इससे कम है क्या, तो आंसर है। अगर ये सही रहती तो इससे भी कम होनी चाहिए, इससे कम इसमें है क्या, तो आंसर है नहीं। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी यहां नहीं है तो इसका ये मतलब है कि ये वाला प्रोबेबिलिटी गलत है, ये वाला आंसर हमारा गलत है। और कौन सा आंसर ठीक है, 303। क्यों? क्योंकि इसमें तो कम हुआ है और इसमें कम नहीं हुआ है। और वैक्स डालना हमेशा क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को कम करता है। इस तरह से हम वैक्स डालकर इन दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट कर सकते हैं दैट दिस इज द राइट वन, क्योंकि ये लेस हुआ और ये इसके नीचे 297 के नीचे 296.54 इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये लेस नहीं हुआ, ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से वैक्स डालने से आपको अपना आर्गुमेंट लगाना है। दूसरे तरह का क्वेश्चन देखिए, इसी में ए और बी दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, ए और बी में 3 बीट्स आती हैं, तो हमने ए की फ्रीक्वेंसी निकाली है। ए की फ्रीक्वेंसी शुड बी आइदर 303 और 297। अब हमको क्या ऑप्शन दिया गया है, हमको ये ऑप्शन दिया गया है कि हमने ए को फाइंड किया। ए को फाइंड करने से हमारी नंबर ऑफ बीट्स 1 हो गई। अब ए को फाइंड किया तो फाइंड करने से हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज, ये हमको याद है। नंबर ऑफ बीट्स कितनी आ गई, 1। अगर नंबर ऑफ बीट्स 1 है तो 300 के साथ प्लस माइनस 1 किया तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, 301, एंड इसमें 1 माइनस किया तो 299। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, वी मस्ट इंक्रीज। 303 से इंक्रीज कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। 297 से इंक्रीज हुआ क्या, आंसर है हुआ। तो इंक्रीज किससे ज्यादा हुआ, 297 से तो इंक्रीज अवेलेबल है, 303 से इंक्रीज अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन दोनों में करेक्ट कौन सा होना चाहिए, आंसर 297। फिर से इसको फिर से सुनिए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। A and B, there are 2 tuning forks. We know the frequency of B to be 300. A के साथ उसकी बीट्स आती हैं 3 बीट्स, तो हमने A की दो प्रोबेबिलिटी निकाली, 303 और 297। उसके बाद A को फाइंड किया। A को फाइंड करने से हमारे पास कंक्लूजन आ गया। हमारा कंक्लूजन क्या है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज होना चाहिए। फिर से हमने दोनों को इकट्ठा चलाया। जब दोनों को इकट्ठा चलाया तो हमको 1 बीट पर सेकंड सुनाई पड़ी। उस 1 बीट पर सेकंड के बेसिस पे फिर से हमने दो रिजल्ट निकाल लिए, 301 299। अब हमने ये रिजल्ट लिखे, ये रिजल्ट लिखे और अपना प्रिंसिपल क्या लिखा, द फ्रीक्वेंसी मस्ट इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी किसमें इंक्रीज हुई है, 303 में इंक्रीज हुई कि 297 में इंक्रीज हुई, चेक करिए। और अब आप सब बोलेंगे कि इंक्रीज
किसमें हुई है? 297 पे इंक्रीज है, 303 से इंक्रीज नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारी दो प्रोबेबिलिटी थी, इसमें से कौन होगा करेक्ट फ्रीक्वेंसी? तो आंसर है करेक्ट फ्रीक्वेंसी विल बी 297, क्योंकि इसने इंक्रीज शो किया है, इसने इंक्रीज शो नहीं किया, इसलिए 297 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको बुक्स में आपके जो एग्जांपल और दिए हैं उसको करके देखिए और बनाकर देखिए, नहीं बनेगा उसको क्लास में लेके आइए एंड विल डू इट अगेन। तो ये बीट्स के बारे में, एंड नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट बीट्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डॉपलर